दोस्तों, जिस मनरेगा को इस सरकार ने खत्म कर दिया, क्या आपको पता है एनडीए के 4 मुख्यमंत्रियों ने इस पर मोदी को कुछ अलग ही राय दी थी। अन्य मुद्दों पर बेबाक होकर बोलने वाले सीएम योगी आखिर मनरेगा पर अपनी ही सरकार के साथ खुलकर खड़े क्यों नहीं दिख रहे हैं। मनरेगा का जिस तरह से नाम बदलना, उसमें बड़ा बदलाव किया गया, क्या इससे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुश हैं या फिर नाराज हैं? अब सवाल के साथ नाराज इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि उस दौर में नीतीश ने मोदी को कुछ और ही सलाह मनरेगा को लेकर दी थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मोदी को कुछ और ही सलाह दी थी और उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम योगी की बात पर अपने अंदाज में सहमति भी दी थी। और इससे आगे ये बात है कि एक और बीजेपी से मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने मनरेगा को धारदार बनाने का पुरजोर प्रयास किया था, लेकिन आज इसे खत्म करके जी राम जी ला रहे हैं। योगी और नीतीश ने मोदी को मनरेगा को लेकर जो सलाह दी थी, अगर वो मान लेते तो यूं गुस्से का सामना बीजेपी को कांग्रेस का नहीं करना पड़ता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। नीतीश योगी ने मोदी को क्या सलाह दी थी, उस पर आऊं, ये तस्वीर देख लीजिए। मनरेगा का नाम बदलने पर संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने प्रदर्शन किया। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस और अन्य नाम बदले जाने का भारी विरोध कर रहे हैं। ये विवाद इसलिए और गहरा गया है क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी महात्मा गांधी की विरासत को मिटाने और उनकी विचारधारा को नष्ट करने की साजिश रच रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार ने केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान भर नहीं किया है, बल्कि भारत के गांवों में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने वाले काम के अधिकार को कुचलने का काम किया है। सत्ताधारी तानाशाह सरकार के इस जुल्म के खिलाफ हम संसद से सड़क तक संघर्ष करेंगे। विपक्ष का सीधा आरोप है कि बीजेपी और आरएसएस महात्मा गांधी की विचारधारा से नफरत करते हैं और उनकी विरासत को सिस्टमैटिक रूप से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पहले नेहरू इंदिरा गांधी के नाम वाली योजनाओं के नाम बदले गए, अब राष्ट्रपिता के नाम को हटाकर राम राज्य की आड़ में गांधीवाद को खत्म करने की साजिश है। कई विपक्षी नेताओं ने इसे भाजपा की गांधी विरोधी मानसिकता करार दिया और कहा कि ये योजनाओं को कमजोर करने का बहाना है, क्योंकि नई योजनाओं में केंद्र का फंडिंग हिस्सा घटेगा और राज्यों पर बोझ बढ़ेगा। दोस्तों, बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के 4 मुख्यमंत्रियों समेत 7 मुख्यमंत्रियों के एक समूह ने 2020 में ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के दायरे को बढ़ाकर इसमें एक विशेष क्षेत्र को शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन उनकी सिफारिश को सिरे से नज़रअंदाज कर दिया गया। मोदी ने तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को बदल दिया, उसके बदले जी राम जी बिल लेकर आ गए। इसलिए अब कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ये सब मनरेगा को खत्म करने का तरीका है। दोस्तों, साल 2005 में पारित मनरेगा के तहत सरकार को कानूनी रूप से हर साल किसी भी ग्रामीण परिवार को 100 दिन का काम देने की गारंटी दी गई। जो भी परिवार काम मांगता, मनरेगा के तहत उसे काम मिला। लेकिन जी राम जी विधेयक 2025 इस गारंटी को समाप्त कर देता है। दोस्तों, जी राम जी में कृषि सीजन के दौरान 60 दिनों के लिए काम पर रोक भी लगाई गई है। सरकार का तर्क है कि इससे कृषि सीजन जब पीक पर होगा, खेती के लिए मजदूर आसानी से मिल जाएगा। लेकिन आपको हैरानी होगी, बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों ने मोदी जी को जो सलाह दी थी, उसके बिल्कुल ही विपरीत जी राम जी है। ये प्रावधान 2020 में मुख्यमंत्रियों के पैनल द्वारा की गई सिफारिशों के बिल्कुल विपरीत है। दोस्तों, इस उपसमूह का गठन 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर नीति आयोग के तत्वाधान में कृषि क्षेत्र और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बीच नीतिगत कोऑर्डिनेशन के लिए किया गया था। इसका मकसद कृषि में उत्पादन लागत में वृद्धि से संबंधित चिंताओं का समाधान करना था। ये इस दृष्टिकोण को दर्शाता है कि मनरेगा ने कृषि श्रमिकों को बुआई और कटाई के मौसम में अधिक मजदूरी की मांग करने की, अधिक सौदेबाजी करने की शक्ति दी है।
जिसके परिणाम स्वरूप किसानों के लिए उत्पादन लागत बढ़ गई है। हालांकि उपसमूह ने निष्कर्ष निकाला कि राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण भारत में वास्तविक मजदूरी में वृद्धि के बावजूद मनरेगा ने मध्यम से लंबी अवधि में किसानों की आय पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डाला है। इसने ये भी बताया कि पिछले 3 से 4 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक मजदूरी में लगभग कोई वृद्धि नहीं हुई है। उपसमूह की बैठक जुलाई 2018 में सिर्फ एक बार हुई थी। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुआई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक सभी चरणों में मनरेगा निधि का उपयोग करने के तरीके सुझाए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि बुआई के मौसम में किसानों की अतिरिक्त लागत को रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शामिल किया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सीएम योगी के विचार से सहमति जताई। उन्होंने कहा, छोटे और सीमांत किसानों को उनके खेतों में किए गए काम के लिए लाभ पहुंचाने के लिए नीति का विस्तार करने की आवश्यकता हो सकती है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि लाभ में उन किसानों को भी लेना चाहिए जो बटाई करते हैं। यहीं नीतीश ने यह भी कहा था, कोई भी बदलाव राज्यों से परामर्श और गहन विचार विमर्श के बाद ही किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब मोदी जी ने किया क्या? ना तो सीएम योगी की सलाह मानी और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात सुनी। अपने ही मन की बात कर दी, अपना ही फैसला थोप दिया। अब ऐसी स्थिति में क्या सीएम योगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुश होंगे? मुझे तो नहीं लगता। दोस्तों, उपसमूह की अंतिम रिपोर्ट जो 2020 में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें उन्होंने कई सिफारिश की, इसमें कहा गया कि खेतों में किए गए श्रम के लिए श्रमिकों को मनरेगा निधि से भुगतान करना ग्रामीण कल्याण के लिए लाभकारी हो सकता है, लेकिन इससे सरकार पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसके बजाय इसमें सुझाव दिया गया कि इस निधि का उपयोग अधिनियम के तहत जो कार्य तय किए गए हैं उसमें से अधिक कृषि गतिविधियों को जोड़कर कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाए। मोदी सरकार ने अपने जी राम जी विधेयक में राज्यों को निर्देश दिया है कि वो बुआई और कटाई के मौसम में ग्रामीण रोजगार कार्यों को रोक दें। विधेयक में कहा गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यों की योजना बनाने, मंजूरी देने या उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार सभी प्राधिकरण ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी कार्य अधिसूचित कृषि के मौसमों के बाहर ही किए जाएंगे। दोस्तों, मुख्यमंत्रियों के पैनल के संयोजक शिवराज सिंह चौहान थे, जो उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कृषि और मनरेगा के एकीकरण की संभावना का विश्लेषण करने के लिए एक अध्ययन किसानों और मजदूरों के प्रतिनिधियों के विचार जानने के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आह्वान किया था। अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो नीतीश, शिवराज सिंह चौहान और योगी ये तीनों चाहते थे मनरेगा में कृषि कार्यों को शामिल किया जाए। मोदी सरकार का जी राम जी विधेयक इससे अलग दिशा में जा रहा है। अब दोस्तों, जो शिवराज सिंह चौहान सीएम रहते हुए मनरेगा में कृषि कार्यों को शामिल करने की बात कर रहे थे, वो अब केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में हैं। वो संसद में जी राम जी विधेयक पेश करने के प्रभारी हैं। अपनी कही बात को सिरे से भूल गए हैं। ऐसा लगता है मोदी शाह के दबाव में शिवराज आ गए हैं। दोस्तों, ये विधेयक न सिर्फ समूह की प्रमुख सिफारिशों के विपरीत है, बल्कि विपक्ष और नागरिक समाज समूहों ने ये भी बताया कि इसे बिना किसी सलाह के अचानक पेश किया गया था। दोस्तों, मुख्यमंत्रियों के उपसमूह की रिपोर्ट पहली बार नहीं है जब किसी सरकारी समिति ने मनरेगा और खेती के बीच प्रॉपर तरीके से तालमेल बिठाने की बात कही हो। दोस्तों, साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए एक कार्य बल गठित किया था, जिसका नेतृत्व तत्कालीन नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने किया था। उन्होंने किसानों को खराब मौसम के दौरान भुगतान करने के लिए मनरेगा निधि का उपयोग करने का सुझाव दिया था। अरविंद ने जो शोध पत्र तैयार किया, उसमें उन्होंने तर्क दिया था किसानों को खेती के दौरान मजदूरों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें कहा गया था इस कमी को दूर करने के लिए एक सुधार पर विचार करना उचित होगा, जिसके तहत किसानों को मनरेगा मजदूरों को काम पर रखने की अनुमति दी जाए, जिसमें मजदूरों को मजदूरी का बड़ा हिस्सा, उदाहरण के लिए 75% इसका भुगतान किसान करें और शेष राशि मनरेगा द्वारा दी जाए।
संसदीय रिकॉर्ड से पता चलता है कि सरकार ने टास्क फोर्स की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया। अब इसका हर कोई विरोध कर रहा है, क्योंकि ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करना है, बल्कि श्रमिकों को आर्थिक सौदेबाजी की शक्ति देकर ग्रामीण क्षेत्रों में सामंतवाद को समाप्त करना भी था। मनरेगा ने दोस्तों जमींदारों पर मजदूरों की निर्भरता को समाप्त कर दिया, लेकिन ये विधेयक कम से कम 2 महीनों के लिए उस मजदूरों को जो विशेषाधिकार मिला है उसको ख़त्म करने जैसा है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।